नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज गुप्ता आप सभी का फर्स्ट स्टेप एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की नई सीरीज लेकर आए हैं जो मध्य प्रदेश में आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए मददगार सिद्ध होंगी। दोस्तों, आज हम यहाँ मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके तहत सर्वप्रथम हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे, है ना। जिसके आधार पर हम रणनीति बनाएंगे कि हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं आप पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे। तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश का पाठ्यक्रम या सिलेबस। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय से शुरुआत करेंगे। सामान्य परिचय के अंतर्गत सबसे पहले हम मध्य प्रदेश का नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे एवं उसके अन्य नामों की चर्चा करेंगे। ठीक, इसी के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश का राज्य चिन्ह तथा अन्य राजकीय प्रतीक जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य प्रतीक अधिनियम 1981 के तहत समय समय पर घोषित किए गए हैं, उनकी हम सामान्य से चर्चा करेंगे। सामान्य परिचय के पश्चात हम मध्य प्रदेश के गठन एवं पुनर्गठन पर चर्चा करेंगे। ठीक, इस पे हम 4 आधारों पर चर्चा करेंगे। पहला, आज़ादी से पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। फिर 1947 से 1956 तक की स्थिति क्या थी, इसमें क्या क्या संशोधन किए गए, है ना। फिर 1956 से सन 2000 तक की चर्चा करेंगे। उसके बाद 2000 से वर्तमान स्थिति तक चर्चा करेंगे। इस प्रकार हम मध्य प्रदेश के गठन एवं पुनर्गठन को 4 भागों में तोड़कर अध्ययन करेंगे। ठीक, आप साथ ही साथ नोट डाउन करते जाइएगा। गठन के बाद हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार जो है ग्लोब पर उसका अध्ययन करेंगे। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार पर चर्चा करेंगे। इसके बाद अंतर्राज्यीय सीमाओं की चर्चा करेंगे।
कि हमारे मध्य प्रदेश राज्य की सीमा किस किस अन्य राज्यों से मिलती है ना। इसके बाद अपन कर्क रेखा जो कि हमारे मध्य प्रदेश के लगभग मध्य से गुजरती है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश के कितने ज़िले कर्क रेखा पर अवस्थित हैं, या फिर मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य, भौगोलिक परिदृश्य पे चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश का विभाजन पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के विभाजन दो आधारों पर किया गया, एक भौतिक या प्राकृतिक विभाजन, दूसरा प्रशासनिक या मानवीकृत विभाजन। ठीक, भौतिक विभाजन अपन 7 भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन करेंगे, और प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश को संभाग एवं जिलों में बांटकर अध्ययन करेंगे। मध्य प्रदेश के विभाजन के पश्चात इसी के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश की जलवायु, वर्षा का अध्ययन करेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, और हमारे मध्य प्रदेश में वर्षा कहाँ सर्वाधिक होती है, कहाँ न्यूनतम होती है। ठीक, इसके बाद हम मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों की चर्चा करेंगे, तथा साथ ही इस पर बने बांध एवं अवस्थित जलप्रपात या झरने की चर्चा करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाओं की चर्चा करेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं संचालित हैं, है ना। इसके बाद हम मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टियाँ या मृदा का अध्ययन करेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, और कौन सी मृदा किस फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी है ना।
मृदा की चर्चा करेंगे। मृदा के बाद अपन मध्य प्रदेश में वन संपदा एवं जैव विविधता पर चर्चा करेंगे। वन संपदा के अंतर्गत अपन देखेंगे कि वन को 5 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है ना। तो उन सभी आधारों के आधार पर वन का जो वर्गीकरण किया गया है उसकी चर्चा करेंगे अपन। इसी में अपन वन स्थिति रिपोर्ट 2017 जो कि 12 फरवरी 2018 को संपादित वो जारी की गई, उसकी हम चर्चा कर लेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में। इसी के बाद मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम 10 राष्ट्रीय उद्यान और लगभग 30 अभ्यारण्य की चर्चा करेंगे, है ना। 11 राष्ट्रीय उद्यान है, सॉरी। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कब बना, कहाँ अवस्थित है ना, और किस राष्ट्रीय उद्यान में कौन से जीव पाए जाते हैं, इनकी विशेषताओं के बारे में अपन इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। फिर इसी में मध्य प्रदेश में पर्वत, पठार तथा मैदान की चर्चा करेंगे। पर्वत हमारे यहाँ 2 ही हैं मध्य प्रदेश में, एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी, दूसरा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पठार के अंतर्गत जैसे मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, है ना, और रीवा पन्ना का पठार, इनकी चर्चा करेंगे हम। मैदान की चर्चा करेंगे। ठीक, आप सभी नोट डाउन करते जाइएगा क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम क्लास संचालित करेंगे। और सिलेबस आपके पास रहेगा तो यदि मुझसे कुछ छूटता भी है गलती से तो आप वहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। फिर अगली कड़ी में मध्य प्रदेश की या में राज्य व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। राज्य व्यवस्था पर 2 आधारों पर चर्चा करेंगे अपन। एक हो गई राजनीतिक व्यवस्था, दूसरी हो गई प्रशासनिक व्यवस्था। राजनीतिक में अपन देखेंगे विधानमंडल, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, है ना, और इसी में देख लेंगे अपन लोकसभा एवं राज्यसभा में हमारे मध्य प्रदेश का कितना प्रतिनिधित्व है, या हमारे मध्य प्रदेश से लोकसभा एवं राज्यसभा में कितने प्रत्याशी या सांसद चुने जाते हैं, है ना, कितनी सीटें मध्य प्रदेश के लिए रिजर्व हैं, इसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। प्रशासनिक में हम देखेंगे एक कार्यपालिक एवं न्यायिक संरचना। न्यायिक संरचना की हम चर्चा करेंगे यहाँ, ठीक है। इतनी चर्चा करने के बाद हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सर्वप्रथम कृषि
पर चर्चा करेंगे। कृषि के इसी के अंतर्गत अपन फसलों का अध्ययन कर लेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। ठीक, कृषि के बाद हम खनिज संपदा पर चर्चा करेंगे, अर्थात खनिजों पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में हमारे कहाँ सर्वाधिक खनिज, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, है ना, किस जिले में कौन सा खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कहाँ से किस खनिज का ज़्यादा उत्खनन किया जाता है, इन सभी प्रश्नों की चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे। फिर मध्य प्रदेश में स्थित उद्योग एवं व्यापार पर चर्चा करेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की चर्चा करेंगे। इतना अध्ययन करने के बाद हम इसी में अगली कड़ी में परिवहन पर चर्चा करेंगे। परिवहन के अंतर्गत तीनों परिवहन जो हमारे रेल परिवहन, सड़क परिवहन तथा वायु परिवहन का अध्ययन करेंगे। ठीक, इसके बाद अपन संचार साधनों पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम समाचार पत्र, हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, इन सब की चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे। समाचार पत्र हो गया, दूसरा हो गया आकाशवाणी केंद्र, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन, है ना, इन सब की चर्चा हम संचार साधनों में करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस जल्दी से निपटाकर फिर एक टॉपिक जो हमारा सामान्य परिचय है ना, उसकी चर्चा हम आज ही कर लेंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप डिसाइड करिएगा कि वीडियो को लाइक करना है कि सब्सक्राइब करना है कि शेयर करना है ना। फिर अगली कड़ी में हम मध्य प्रदेश का बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर चर्चा करेंगे। हमारे मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति वाला प्रदेश अपना मध्य प्रदेश है ना। तो कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, उसकी को विशेषताएं क्या हैं, है ना, विवाह प्रचलन किस प्रकार का है, तो ये सब चीज़ें हम इसी टॉपिक में चर्चा करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के व्यू से, है ना। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये ज़्यादातर स्टूडेंटों से बन भी नहीं पाता है क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है। इसके बाद हम मध्य प्रदेश में साहित्य
कला एवं संस्कृति पर चर्चा करेंगे। हमारे मध्य प्रदेश में कौन सी संस्कृति प्रचलित है ना। इसके अंतर्गत हम प्रमुख बोलियां एवं क्षेत्रीय वितरण, लोकगीत, लोक नृत्य एवं लोक नाट्य की चर्चा करेंगे। साथ ही हम प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों की चर्चा करेंगे एवं पुरस्कार की चर्चा करेंगे। साथ ही यहीं हमारे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण साहित्यकार एवं संगीतकार के बारे में चर्चा करेंगे। इतना पढ़ने के बाद हम हमारे मध्य प्रदेश में समय समय पर सांस्कृतिक समारोह होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे एवं संग्रहालय जो हमारे मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं संग्रहालयों की चर्चा करेंगे। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है अपना मध्य प्रदेश में पर्यटन, स्थापत्य एवं पुरातत्व से संबंधित क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम पहले शैलाश्रय एवं गुफाएं जो मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं उनकी चर्चा करेंगे। हमारे मध्य प्रदेश में स्थित विभिन्न धार्मिक स्थलों की चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में स्थित किले, प्रमुख महल तथा आयोजित होने वाले मेले, इनकी चर्चा हम इसमें करेंगे। इसमें मध्य प्रदेश में स्थित विभिन्न समाधियां एवं मकबरे, इनकी भी चर्चा हम मध्य प्रदेश में पर्यटन, स्थापत्य एवं पुरातत्व वाले चैप्टर में इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम मध्य प्रदेश के इतिहास
जो कि बहुत कम ही लोग पढ़ा पाते हैं इसे, उस पर चर्चा करेंगे। इसमें हम जैसे भारत का इतिहास अपन 4 चरणों में पढ़ते हैं, उसी प्रकार मध्य प्रदेश के इतिहास की चर्चा भी हम 4 चरणों में करेंगे। प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो जाएगा प्राचीन काल, तीसरा हो जाएगा मध्यकालीन काल, और चौथा हो जाएगा अपना आधुनिक काल। ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक, इसके अंतर्गत हम ऐतिहासिक स्थल जो भी रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे, है ना। हड़प्पा के समकालीन की कुछ साक्ष्य जो है हमारे मध्य प्रदेश से मिलते हैं, उसकी भी चर्चा हम यहीं करेंगे। इतिहास के अंतर्गत ही हम प्रमुख राजवंश वगैरह देखेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश जैसे सिंधिया, होलकर इत्यादि वंशों की चर्चा हम इसी में करेंगे। फिर अगली कड़ी में हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में जनगणना 2011 मध्य प्रदेश के संदर्भ में जनगणना 2011 की चर्चा करेंगे। ठीक है, चूँकि 2021 की जनगणना होने वाली है, बट हमारे नियरेस्ट जो एग्ज़ाम हैं मध्य प्रदेश में, जो अभी मामा श्री द्वारा जो है घोषणा की गई है, उसके आधार पर शायद है कि नवंबर दिसंबर तक मध्य प्रदेश की परीक्षाएं जो हैं कुछ आयोजित की जाएं, है ना। तो उसके लिए इसका पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन इससे बनेंगे। इसके बाद हम विविध रख लेते हैं, विविध या स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके, इसमें मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम एवं एकमात्र, सबसे छोटा, सबसे बड़ा इत्यादि चीज़ों की चर्चा हम वन लाइनर टाइप से क्वेश्चनों की चर्चा इसमें करेंगे। ठीक, इसके बाद हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में, मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर की भी चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स की भी चर्चा करेंगे। समसामयिक घटनाओं की चर्चा हम एग्ज़ाम को दृष्टिगत रखते हुए चर्चा उसकी भी कर लेंगे हम। ठीक दोस्तों, ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का सिलेबस या पाठ्यक्रम, है ना। सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है, बाकी ये जो चीज़ें नोट डाउन कराई गई हैं पूरी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। जो भी छूटा हो आप सभी कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित कर सकते हैं, है ना, अवगत करा सकते हैं कि सर ये पॉइंट जो है, ये टॉपिक आपने सिलेबस में नोट डाउन नहीं कराया है। चलिए हम अब मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय की चर्चा कर लेते हैं। सामान्य परिचय, सामान्य परिचय के अंतर्गत हमने क्या बोला था कि हम सबसे पहले मध्य प्रदेश के नामकरण एवं अन्य नामों पर चर्चा करेंगे। ठीक, अन्य नामों पर चर्चा करेंगे। तो नामकरण, मध्य प्रदेश का नामकरण, मध्य प्रदेश जो है, पहला तो नाम हो गया हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत के मध्य में स्थित होने के कारण इसका नाम मध्य प्रदेश रखा। किसने रखा? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, है ना। इन्होंने एक और नाम दिया था, हृदय
प्रदेश, ये नाम भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। हम अब जान लेते हैं कि वैदिक काल में मध्य प्रदेश का क्या नाम था, किस किस नाम से जाना जाता है। तो वैदिक काल में मध्य प्रदेश के दो नाम मिलते हैं वैदिक ग्रंथों में। एक नाम मिलता है दक्षिणापथ, दूसरा नाम मिलता है रेवोत्तर। ठीक, फिर ब्रिटिश काल की चर्चा कर लेते हैं। ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को सीपी एंड बरार, सीपी मतलब होता है सेंट्रल प्रोविंस, एवं एंड बरार। तो ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को इस नाम से जाना जाता था। इसके कुछ अन्य नामों की चर्चा कर लेते हैं। अन्य नाम के अंदर पहला हो गया सोया स्टेट। मध्य प्रदेश की मुख्य फसल है सोयाबीन। मध्य प्रदेश, भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में सोयाबीन फसल उगाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सोया स्टेट पड़ा, है ना। दूसरा अन्य नाम है टाइगर स्टेट। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगरों की संख्या मध्य प्रदेश में है, जिस कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या सर्वाधिक 526 मध्य प्रदेश में है। ठीक है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक राज्य आता है, जिसमें संख्या 524 है बाघों की संख्या। ठीक, ये अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा आप। सोया स्टेट, टाइगर स्टेट हृदय प्रदेश हो गया। कहीं कहीं लघु भारत भी बोला जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारत के समान ही पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु, हर चीज़ जो है लगभग समान रूप से पाई जाती है। इसलिए मध्य प्रदेश को लघु भारत की संज्ञा भी दी गई है। एक टॉपिक और एक नाम और मिलता है नदियों का मायका। नदियों का मायका, चूँकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियों का उद्गम स्थल है, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन यही नोट करके लिख लीजिएगा, नोट जीके का क्वेश्चन है कि नदियों का देश किसे कहा जाता है। तो नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश को। ये हमारा हो गया नाम और उसके अन्य नाम मध्य प्रदेश के। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसके बाद हम राज्य चिन्ह और अन्य राजकीय जो प्रतीक हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम राज्य चिन्ह की चर्चा कर लेते हैं।
राज्य चिन्ह। ये हमारा मध्य प्रदेश राज्य के चिन्ह का बाहरी संरचना, जो कि 24 स्तूप अंकित किए गए हैं, है ना। 24 स्तूप अंकित किए हैं, जो कि सतत तरक्की एवं विकास की असीम संभावनाओं का द्योतक या सूचक। ठीक, इसके बाद एक सर्कल है। सर्कल में अंदर जो है मध्य प्रदेश शासन सत्यमेव जयते ये हमारा अशोक स्तंभ के सिंह स्तंभ की प्रतिमा जो है भी अंकित की गई है। ये है ना, ये हमारा अशोक स्तंभ का
सिंह प्रतिमा जो है वो अंकित की गई है। ये हो गई हमारी गेहूं की बाली, गेहूं की बाली। ये हो गई हमारी धान की बाली। ठीक, ये रहा हमारा राज्य चिन्ह। सबसे बाहरी ओर जो है 24 स्तूप अंकित किए गए हैं। उसके बाद एक सर्कल है, सर्कल के अंदर मध्य प्रदेश शासन तथा सत्यमेव जयते उत्कीर्ण किया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों की फसल धान की बाली एवं गेहूं की बाली का अंकन भी किया गया है। फिर सर्कल के एक और सर्कल के अंदर हमारा जो राजकीय वृक्ष तथा साथ ही साथ राष्ट्रीय वृक्ष भी है, बरगद, है ना, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगलेंसिस है, उसको उत्कीर्ण किया गया है, उसका चित्र अंकित किया गया है। ठीक, तो ये रहा हमारा राजकीय चिन्ह। इसके डिजाइन करता पूछता है क्वेश्चन कभी कभी, तो इसके डिजाइन करता है, मतलब इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका डिजाइन किया था रामचंद्र महेश्वरी। रामचंद्र महेश्वरी इसके डिजाइन करता थे। ठीक, इसके बाद हम ठीक, ये हमारी थी धान की बाली। इसके बाद हम अन्य जो राजकीय प्रतीक हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य प्रतीक अधिनियम 1981 में पारित किया गया, उसी समय 3 मुख्य राजकीय चिन्ह जो है घोषित किए गए। वो 3 में से एक है राजकीय पशु, क्या है हमारा 12 सिंगा, 12 सिंगा, जिसका वैज्ञानिक नाम है, रोसवर्स दुआउसेली, है ना। मुख्य क्षेत्र कौन कौन किस क्षेत्र में पाया जाता है मुख्यतः? तो मुख्य क्षेत्र है इसका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला। ठीक, मध्य प्रदेश में हमारा मुख्यतः कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके विषय में हम विस्तृत चर्चा राष्ट्रीय उद्यान वाले चैप्टर में करेंगे। यहाँ हम इसकी चर्चा कर रहे हैं राजकीय चिन्ह के। ठीक, तो मुख्य क्षेत्र ये हो गया। इसके बाद राजकीय पशु, राजकीय पक्षी की चर्चा कर लेते हैं। राजकीय पक्षी हमारा दूधराज, या इसी को बोलते हैं साहे बुलबुल, दूधराज या साहे बुलबुल, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैराडाइज फ्लाई कैचर, यह कहीं कहीं इसका नाम मिलता है टर्फी सफोन।
ये इसका नाम हो गया है। इसका मुख्य क्षेत्र हो गया मालवा। मालवा। इसमें एक पॉइंट नोट करने लायक है कि राजकीय पक्षी दूधराज को घोषित करने के लिए हमारे पक्षी विज्ञान पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सुदेश वाघमारे की सिफारिश पर राजकीय पक्षी दूधराज या शाह बुलबुल को घोषित किया गया। ठीक। राजकीय पक्षी मालवा क्षेत्र डॉक्टर सुदेश वाघमारे। एक है राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष है हमारा बरगद, जो कि राष्ट्रीय वृक्ष भी है। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना विभिन्न एग्जामों में, तो इसका वैज्ञानिक नाम जरूर याद कर लीजिएगा। इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। इस वृक्ष का उपयोग जो है औषधि निर्माण में किया जाता है। औषधि निर्माण में, ठीक। राजकीय पक्षी से रिलेटेड है ये शाह बुलबुल। इसका एक लाइन और लिख लीजिएगा, इसको मिटा दे रहा मैं। इसका संरक्षण जो है 2 अभयारण्यों में मुख्यतः किया जाता है। एक है सेलना अभयारण्य और एक है सरदारपुर अभयारण्य। ये कहाँ है? ये धार में है और ये रतलाम में। तो सेलना अभयारण्य और धार अभयारण्य में, सरदारपुर अभयारण्य में जो कि धार में अवस्थित है, यहाँ दूधराज, इसके साथ ही खरमौर पक्षी एक है, खरमौर पक्षी। इसका संरक्षण इन दोनों अभयारण्य में मुख्यतः किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार 1 नवंबर 1981 को नोट करके लिख लीजिएगा को मध्य प्रदेश के गठन के 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर तीन राजकीय प्रतीक पशु, पक्षी एवं वृक्ष, ये 3 राजकीय प्रतीक जो है 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश के गठन की या मध्य प्रदेश की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर घोषित किया गया था।
है ना। इसके बाद फिर समय समय पर अन्य जो राजकीय चिन्ह हैं, जैसे राजकीय पुष्प, राजकीय खेल इत्यादि को अपनाया गया, जिसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। इसके बाद हम राज्य पुष्प की चर्चा कर लेते हैं। राज्य पुष्प है हमारा सफ़ेद लिली, है ना, जिसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिमम। इसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिमम, है ना। इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है? मुख्य क्षेत्र वैसे सर्वाधिक पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन मुख्य क्षेत्र है इसका मालवा। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग भी जो है औषधि निर्माण में किया जाता है, सफ़ेद लिली का। राज्य पुष्प के बाद हम राज्य खेल की चर्चा कर लेते हैं। और राज्य खेल है हमारा मलखम्ब। इसे राज्य खेल कब घोषित किया? तो इसे राज्य खेल जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 9 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया। और इसी को बढ़ावा देने के लिए एक अकादमी स्थापित की गई, तो मलखम्ब अकादमी उज्जैन में स्थापित की गई, है ना। ये हो गया हमारा राजकीय खेल। राज्य खेल के बाद अपन राज्य मछली की चर्चा कर लेते हैं। राज्य मछली हमारी महासेर, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्यूटिटोरा टॉरप्यूटिटोरा। इसका वैज्ञानिक नाम है टॉरप्यूटिटोरा। इसका क्षेत्रीय नाम क्या है? क्षेत्रीय नाम है टॉरटॉर। ठीक। और ये पाई कहाँ जाती है? तो ये नर्मदा नदी में पाई जाती है। राजकीय मछली का दर्जा कब दिया गया इसे? तो 26 सितंबर 2011 को राजकीय मछली का दर्जा दिया गया, है ना। फिर अगले साल ही 2012 में IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया। विलुप्त घोषित कर दिया गया। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर
इसका फुल फॉर्म ये है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है एक रेड अलर्ट की सूची जारी की जाती है, रेड डाटा सूची। उसमें जो है महासीर मछली को 2012 में जो जारी की गई थी इसके द्वारा सूची, उसमें विलुप्त जीव के रूप में घोषित किया गया उसको, महासीर मछली को। ठीक, अब राज्य नृत्य की चर्चा कर लेते हैं। राज्य नृत्य है हमारा राई। इसका मुख्य क्षेत्र क्या है? मुख्य क्षेत्र है इसका बुंदेलखंड। ठीक, ये लगभग सभी शुभ अवसरों पर जो है ये नृत्य किया जाता है बुंदेलखंड के बुंदेलखंडियों द्वारा। ठीक, अगला है राज्य नाट। इसके दो मुख्य पात्र होते हैं, मुख्य पात्र होते हैं बेढ़नी और एक होता है विदूषक। तो इसके दो मुख्य पात्र होते हैं बेढ़नी, दूसरा होता है विदूषक, है ना। राज्य नाट्य की चर्चा कर रहे हैं अपन, तो राज्य नाट्य क्या होता है हमारा? माच, या कहीं कहीं माचा मिलता है। ठीक है, तो माच या माचा, इसके संदर्भ में एक राजस्थान का लोक नृत्य है, राजस्थानी लोक नृत्य, लोक नाट्य, ख्याल। इसकी तुलना जो है इससे की गई, माच से की गई है, राजस्थानी लोक नाट्य ख्याल से, है ना। और हमारे राज्य नाट्य माच की तुलना। इसके बाद हम राजभाषा की चर्चा कर लेते हैं। तो राजभाषा है हमारा हिंदी। ठीक, राज्य दिवस क्या है हमारा? राज्य दिवस है हमारा 1 नवंबर। क्यों मनाया जाता है राज्य दिवस 1 नवंबर को? क्योंकि 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, या मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसलिए 1 नवंबर को राज्य दिवस या इसी को स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, इसके बाद हम मध्य प्रदेश के गान की चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य गान या स्टेट सॉन्ग कौन सा है हमारा? तो हमारा स्टेट सॉन्ग है मेरा मध्य प्रदेश। इसकी एक पंक्ति है हमारा मध्य प्रदेश का कि सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है
माँ की गोद पिता का पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है। ये हमारे राजकीय गान की एक पंक्ति है ना। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आंचल मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक, अब इसके रचयिता कौन थे? 3 क्वेश्चन पूछे थे हैं। रचयिता नोट डाउन कर लो फिर साफ। तो मेरा मध्य प्रदेश। ठीक, इससे 3 क्वेश्चन बनते संबंधित। इसके रचयिता कौन है? रचयिता हैं श्री महेश श्रीवास्तव जी। इसके गायक कौन है? गायक से क्वेश्चन पूछता है तो पार्श्व गायक है हमारे शान, या पूरा नाम है इनका शांतनु मुखर्जी। ये गायक हो गए। एक क्वेश्चन पूछता है कि इसके लयबद्ध कर्ता कौन है ना। तो इसके लयबद्ध कर्ता हैं सुनील झा। ठीक, ये हमारा हुआ राजकीय गान। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। यदि आप सभी को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।